हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत के वो सारे क्वेश्चन जो अब तक बीएसएससी, बीपीएसएससी और सीएसबीसी में आ चुके हैं, जो कि आने वाले बीएसएससी सीजीएल थर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1027 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 1027 ईस्वी में। यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे क्वेश्चन आंसर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आते हैं, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सुल्तान महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा महमूद गजनवी ने। और अगर आपसे एग्जाम में पूछते कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था, तो आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो आपका आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट आते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम कौन था? साहसी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मोहम्मद बिन बख्तियार। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम कौन था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन बख्तियार। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरे को ले गया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नादिर शाह। भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरो को कौन ले गया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नादिर शाह। नेक्स्ट आते हैं, 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा किए गए शब्दों के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मिनहाज ए सिराज। 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा किए गए शब्दों के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मिनहाज ए सिराज, और ये बिहार पुलिस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश द्वारा। स्टार्ट तो किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने। अच्छा, इसको रिपेयर किसने करवाया था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसको कुतुब मीनार का रिपेयर किसने करवाया था। नेक्स्ट आते हैं, दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। चंगेज खान का समकालीन कौन था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट आते हैं, 40 ग्रुप की शक्तियों को किसने तोड़ा? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बलबन ने। और 40 ग्रुप को बनाया किसने था? तो इल्तुतमिश ने बनाया था। और 40 ग्रुप की शक्तियों को किसने तोड़ा था? तो बलबन ने। और लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो आंसर क्या होगा? बलबन। नेक्स्ट आते हैं, सीरी शहर और सीरी के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। सीरी शहर और सीरी के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अच्छा, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? तो आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगर आपसे पूछते कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, तो आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट आते हैं, आईने सिकंदरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अमीर खुसरो। आईने सिकंदरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट आते हैं,
अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट आते हैं, गियासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1320 ईस्वी में। गियासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 1320 ईस्वी में। नेक्स्ट आते हैं, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा इब्न बतूता। नेक्स्ट आते हैं, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 1526 ईस्वी में। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 1526 ईस्वी में, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। और कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? 1526 में। नेक्स्ट आते हैं, सासाराम में किसका मकबरा है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा शेरशाह का। सासाराम में किसका मकबरा है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शेरशाह का। और यहाँ से आपको क्या याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछता है कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो आंसर क्या होगा? फरीद खां। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। और इसके अलावा आपको याद करना है कि बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो बिलग्राम युद्ध के बाद ही शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 17 मई 1540। 17 मई 1540। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो शेरशाह ने। पट्टा एवं कबूलियत प्रथा किसने स्टार्ट की थी? तो आंसर क्या होगा? शेरशाह ने। और शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी? तो 13 मई 1545 को। शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी? 13 मई 1545 को। नेक्स्ट आते हैं, चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा हुमायूं को। और चौसा का युद्ध हुआ कब था? 26 जून 1539 को। 1539 चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हराया था हुमायूं को। और चौसा की लड़ाई कब हुई थी? तो 26 जून 1539 को। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है कि शेरशाह सूरी के मकबरे का निर्माण किसने किया था? तो शेरशाह सूरी के पुत्र थे, उनका नाम था इस्लाम शाह। इस्लाम शाह, इन्होंने शेरशाह सूरी के मकबरे का निर्माण करवाया था। और इसके वास्तुकार कौन थे? तो आंसर क्या होगा? मीर मोहम्मद अलीवाल खां। तो आपको बस इतना याद रखना है, अलीवाल खां। नेक्स्ट आते हैं, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इस्लाम शाह ने। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा इस्लाम शाह ने। नेक्स्ट आते हैं, शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से अपने। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही होगा। एक तो भूमि राजस्व प्रणाली, इनका आइडिया था इनके पास, शेरशाह के पास। और इसके अलावा न्याय व आदेश के लिए भी इन्हें जाना जाता है।
तो ऑप्शन बी भी आपका यहाँ पे सही होगा और ऑप्शन डी भी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने के प्रयास किए? तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिसिंग हैं। ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है शाहजहां। शाहजहां। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट आते हैं, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बदायूनी ने। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बदायूनी ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, अब्दुल लतीफ़ कौन थे? तो अकबर के टीचर थे। अब्दुल लतीफ़ कौन थे? अकबर के क्या थे? टीचर थे। और अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। नेक्स्ट आते हैं, पद्मावत को लिखने वाले थे, तो पद्मावत किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जैसी ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अकबर के कहने पर। गुलबदन बेगम कौन थी? तो बाबर की बेटी थी और हुमायूं की बहन थी। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अकबर के कहने पर। नेक्स्ट आते हैं, अकबर के 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उदय सिंह। अकबर के 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उदय सिंह। नेक्स्ट आते हैं, अकबर। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि कौन सा अभियान अकबर के नाम पर कलंक है, तो चित्तौड़ अभियान। नेक्स्ट आते हैं, अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 9। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 9। कौन थे? तो अबुल फैजल, फैजी, तानसेन, राजा बीरबल और राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अजीजुद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। ये 9 रत्न थे अकबर के राज दरबार में। नेक्स्ट आते हैं, हमीदा बानो बेगम किनकी माँ थी? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सम्राट अकबर की। हमीदा बानो बेगम किनकी माँ थी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अकबर की। और किनकी बीवी थी? तो हुमायूं की। और अकबर ने हमीदा बानो बेगम को मरियम मकानी की उपाधि प्रदान की थी। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि अकबर ने मरियम मकानी की उपाधि किसे दी थी? तो हमीदा बानो बेगम को। नेक्स्ट आते हैं, और इनका मकबरा कहाँ है? हमीदा बानो बेगम का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। नेक्स्ट आते हैं, मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मध्य एशिया। मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मध्य एशिया। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल बादशाह ने बनवाया था? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अकबर ने। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल बादशाह ने बनवाया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अकबर ने। और किसके संरक्षण में बनाया गया था? तो हमीदा बानो बेगम के संरक्षण में। नेक्स्ट आते हैं, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विलियम फिंच ने। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विलियम फिंच का। बुलंद दरवाज़ा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है, वह किसकी विजय का प्रतीक है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा,
गुजरात। बुलंद दरवाज़ा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है, किसकी विजय का प्रतीक है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गुजरात। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित राज्यों में से एक है जो अकबर के शासनकाल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की सीमाओं से बाहर था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बीजापुर। नेक्स्ट आते हैं लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, शाहजहां। लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, शाहजहां। और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर कब घोषित किया गया था? तो 2007 में। लाल किला को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर कब घोषित किया गया था? तो 2007 में। नेक्स्ट आते हैं औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अहमदनगर में। और औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे है? तो औरंगाबाद में। तो यहाँ औरंगाबाद में क्या है? मकबरा है। और मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मृत्यु हुई थी अहमदनगर में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं बीबी का मकबरा स्थित है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत है। बीबी का मकबरा किसका है, ऐसा पूछना चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, और औरंगजेब की पत्नी का। बीबी का मकबरा किसका है? औरंगजेब की पत्नी का। नेक्स्ट आते हैं गालिब कौन थे? तो गालिब एक कवि थे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। गालिब कौन थे? एक कवि थे, पोएट थे। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सुल्तान जैनुल आबिदीन। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उनका नाम क्या था? जैनुल आबिदीन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं महमूद गवा किसके राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बहमनी राज्य में। महमूद गवा बहमनी के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाश में लाए गए थे? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एंड्रू फ्रेजर के द्वारा। हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाश में लाए गए थे? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एंड्रू फ्रेजर के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हम्पी किसकी कला का उदाहरण है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विजयनगर। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हम्पी किसकी कला का उदाहरण है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विजयनगर। और इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल कब किया गया था? तो ऑप्शन सही आंसर क्या हो जाएगा? 1986 में। नेक्स्ट आते हैं हम्पी में स्मारकों का समूह जो कर्नाटक में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है वह क्या था? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विजयनगर सम्राट की राजधानी। हम्पी में स्मारकों का समूह जिसे विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था? 1986 में। वह क्या था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विजयनगर सम्राट की राजधानी। नेक्स्ट आते हैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पटना में। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पटना में। नेक्स्ट आते हैं गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, तलवंडी में। कब हुआ था? 1469 में। नेक्स्ट आते हैं गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दशम ग्रंथ में। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दशम ग्रंथ में। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गुरु अंगद देव ने। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने
गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गुरु अंगद देव ने। अच्छा, इसको अरेंज ऑर्डर में कैसे याद रखें? तो सिख धर्म के जो गुरु थे, सबसे पहले थे गुरु नानक देव, फिर आए थे गुरु अंगद देव, फिर गुरु अमरदास, फिर गुरु रामदास, फिर गुरु अर्जुन देव, फिर गुरु हरगोविंद, फिर 7वें नंबर पर थे गुरु हरराय, 8वें नंबर पे गुरु हरकिशन, 9वें नंबर पे गुरु तेग बहादुर और 10वें नंबर पे गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट आते हैं, सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 10वें गुरु थे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? तो गुरु अंगद देव। दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद देव। तीसरे गुरु कौन थे? तो अमरदास। तो देखो, 4 तो ऐसे ही याद हो गया ना। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, पहले गुरु गुरु नानक देव, ये तो आसान है। दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद देव। और तीसरे कौन थे? अमरदास। ठीक है, तो अंगद देव दूसरे थे और तीसरे कौन हो गए? अमरदास। नेक्स्ट आते हैं, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अफगानों ने। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में। 1761 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था, अहमद शाह अब्दाली अफगान शासक था और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 1761 में। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। नेक्स्ट आते हैं, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सुहरावर्दी संप्रदाय। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सुहरावर्दी संप्रदाय। नेक्स्ट आते हैं, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अजमेर शरीफ में। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अजमेर शरीफ में। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, सही कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित 4 संतों ने जन्म लिया। तो देखो, कबीर का जन्म कब हुआ था? 1398 में। नाना का जन्म कब हुआ था? 1469 में। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था 1486 में। और तुलसीदास का जन्म हुआ था 16वीं शताब्दी में। तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।